हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब। मैं सुनील गुप्ता जीआरबी इंटर कॉलेज राट से आप लोगों की ऑनलाइन केमिस्ट्री को लेकर उपस्थित हूँ। और इस कोरोना के समय में आप लोगों की क्लास को लगातार संचालित कर रहा हूँ। आप लोगों से ये उम्मीद करता हूँ कि आप अपने घरों में रहते हुए अपनी पढ़ाई को जारी रखेंगे और लगातार अध्ययन करते रहेंगे। ठीक है बच्चों, तो आज हम लोग प्रारंभ करते हैं अपना चैप्टर वैद्युत रसायन, जिसमें आप लोगों ने पिछले वाले टर्म में व्यापारिक सेलों का अध्ययन कर लिया था। तो आज इसके आगे पढ़ते हैं हम ईंधन सेल। ईंधन सेल, इनको हम कहते हैं फ्यूल सेल, FUELCELL। ये काफी महत्वपूर्ण है और आप लोगों को एग्जाम में लिखने को आ भी सकता है, सचित्र वर्णन करने के लिए आता है। तो जैसे कि नाम है इसका ईंधन सेल, तो ईंधन क्या करते हैं? ईंधन हमको जलने के पश्चात ऊर्जा देते हैं, और चूंकि सेल है तो इस सेल का उपयोग हम ऊर्जा प्राप्त करने के लिए करेंगे, और वह ऊर्जा होगी किस रूप में? विद्युत रूप में। तो हम कह सकते हैं इसकी डेफिनेशन को कि ईंधन सेल ईंधन की दहन ऊर्जा को सीधे विद्युतीय ऊर्जा में परिवर्तित करते हैं। तो ये इसकी परिभाषा हो जाएगी, और इसको हम लिख भी लेते हैं। ईंधन सेल ईंधन की दहन ऊर्जा को ईंधन की दहन ऊर्जा को सीधे वैद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करते हैं। अब इसका एग्जाम्पल देखिए। इसका एग्जाम्पल होता है आपके पाठ्यक्रम में जो है हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, ईंधन सेल। और इसको आप हेडिंग के रूप में भी नोट करेंगे, क्योंकि ये अकेला केवल इसी रूप में भी क्वेश्चन की तरह एग्जाम में आया हुआ है। तो बच्चों आपको ध्यान रखना है इस बात को, ये भी इंपॉर्टेंट है और सचित्र वर्णन करने के लिए आता है। संक्षेप में इसको हम कह सकते हैं H2O2 सेल। H2O2 सेल हाइड्रोजन ऑक्सीजन ईंधन सेल है। इसका सबसे पहली बार उपयोग अपोलो अंतरिक्ष अभियान में किया गया था। तो इस बात को हम यहां नोट भी कर लेते हैं। अपोलो अंतरिक्ष अभियान में सर्वप्रथम प्रयुक्त। ठीक है बच्चों, तो ये आपको ध्यान रखना है कि सबसे पहली बार इसका इस्तेमाल कहाँ हुआ था। तो अंतरिक्ष अभियान जो होते हैं वो काफी महंगा प्रोजेक्ट होता है। तो आप समझ पा रहे होंगे कि ये जो ईंधन सेल होगा ये काफी कॉस्टली होगा, क्योंकि इसमें हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का उपयोग होगा, जिनका भंडारण द्रव अवस्था में किया जाता है। और द्रव अवस्था में भंडारण के दौरान हमें काफी सावधानियां रखनी पड़ती हैं, इसमें काफी खर्च आता है। हाँ तो बच्चों ये बात समझ में आ रही है आपको कि ये कॉस्टली होता है। इस वजह से सामान्य परिस्थितियों में हम इस सेल का इस्तेमाल नहीं करेंगे, अन्य व्यापारिक सेलों का इस्तेमाल करेंगे, जिनको आप लोग पढ़ चुके हैं। तो अब इसके बारे में हम पढ़ते हैं। सचित्र वर्णन इसका एग्जाम में लिखने को आता है। तो देखिए बच्चों, कोई भी सेल हो तो इसमें हमने तीन चीजों का अध्ययन किया है, एनोड, कैथोड और वैद्युत अपघट। तो यहाँ पर कॉमन रहता है एनोड और कैथोड, तो उसको हम
ऐसे लिख लेंगे एनोड व कैथोड। ये चूंकि सेम मटेरियल के बने होते हैं तो इनको एक साथ लिख लिया हमने। पीटी यानी प्लेटिनम या पीडी पैलेडियम से संसेचित। संसेचित का मतलब होता है भरा हुआ, भरा हुआ। से संसेचित सरंध्र यानी छिद्रयुक्त ग्रेफाइट, ये कार्बन का अपर रूप है तो इसको हम सी लिख सकते हैं, इलेक्ट्रोड। और इलेक्ट्रोड को आप लोग समझते हैं ये छड़ होती है। तो एनोड और कैथोड दोनों ही इसी मटेरियल के बने होंगे। और वैद्युत अपघट्य, वैद्युत अपघट्य के रूप में यानी आयनों के आवश्यक पदार्थ के रूप में हम यहाँ पर लेंगे NaOH AQ यानी जली विलयन, या ले सकते हैं हम KOH AQ। NaOH या KOH का जली विलयन हम यहाँ पर लेंगे और ईंधन के रूप में यही लिए जाएंगे ऑक्सीजन और हाइड्रोजन। तो हम इसको भी लिख लेते हैं अलग से क्योंकि ये स्पेशल सेल है। ईंधन H2 व O2। ठीक है बच्चों, तो अब इसका हम डायग्राम बनाते हैं। जैसे कि सेल हम लोग बनाया करते थे, एक बॉक्स हुआ करता था, वैसे ही हमको बनाना है। और इसमें 2 इलेक्ट्रोड डाल देने हैं, ऊपर से नीचे तक पूरे में बनेंगे। एक ये इलेक्ट्रोड हो गया और दूसरा ये वाला हो गया। ये पहले वाले को लिख लेते हैं हम एनोड और दूसरे वाले को लिख लेते हैं कैथोड। और दोनों ही काय के बने होंगे, ये लिखा हुआ है तो इसको हम लिख लेते हैं एक साथ। पीटी या पीडी से भरा हुआ ग्रेफाइट इलेक्ट्रोड। ठीक है बच्चों, इतनी बात समझ में आ रही है आपको। और अगर इसको बेहतर बनाना है तो इसमें हम तिरछी लाइनें डाल देंगे, थोड़ा देखने में आकर्षक भी लगेगा। तो आप इसको ऐसे बना सकते हैं। अब हमने दोनों बना लिए। तो एनोड और कैथोड के बीच में भरा जाता है वैद्युत अपघट्य। तो यहाँ हमने लिक्विड फॉर्म में इसको बीच में दोनों इलेक्ट्रोडों के बीच में भर दिया। ठीक, अब यहाँ हमको ईंधन के रूप में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का उपयोग करना है। तो इसके लिए हम अलग से इसमें नलिकाएं लगाकर एक साइड से हाइड्रोजन को प्रवाहित कर देंगे और एक साइड से ऑक्सीजन को प्रवाहित कर देंगे। तो बच्चों आप समझ पा रहे होंगे, जितना हमने यहाँ पर लिखा हुआ है सेल के डिस्क्रिप्शन के बारे में, वर्णन के बारे में पूरा का पूरा हमने बना दिया है। एक बात और आपको अच्छी तरह समझ लेनी है, ये ईंधन सेल एज इट इज जो होता है वो नहीं बनाया है, बल्कि हमने इसका संक्षिप्त निरूपण बनाया है, सांकेतिक प्रदर्शन बनाया है, जिसके द्वारा हम एक्सप्लेन कर पा रहे हैं कि ये कैसे हाइड्रोजन ऑक्सीजन सेल कैसे कार्य करेगा। ठीक है बच्चों, तो ये हमारे ईंधन सेल की डिजाइन हो गई, आकृति हो गई। इसको हम लिख सकते हैं H2O2 ईंधन सेल। ठीक, अब कोई भी सेल होता है, एनोड और कैथोड पर होने वाली अभिक्रियाओं को लिखा जाता है। इसके बाद कंप्लीट रिएक्शन को लिखते हैं। तो इस तरफ देखिए, एनोड, एनोड नेगेटिव होता है। सामान्य व्यापारिक सेलों में आपने पढ़ा हुआ है, तो वो चीज हमने यहां पर भी लिख दी। नेगेटिव
पर ऑक्सीकरण होता है, आप लोग अच्छी तरह से जानते हैं। कोई भी इलेक्ट्रोड है, यदि वो एनोड की तरह काम करेगा तो उस पर ऑक्सीकरण होगा। अब देखिए हमने यहाँ पर क्या लिया हुआ है, ईंधन के रूप में O2 और H2, वैद्युत अपघट्य के रूप में NaOH AQ। इसको नहीं लिखा था, मैं इस तरफ लिख देता हूं NaOH AQ। अब NaOH AQ है तो इसका मतलब है कि इसमें दो भाग होंगे, एक पॉजिटिव होगा वो होगा Na+, और एक नेगेटिव होगा वो होगा OH नेगेटिव। ठीक, तो यहाँ जो रिएक्शन हम बनाएंगे उसमें हमें NaOH की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, तो उसको लिखने की जरूरत नहीं है, हम OH नेगेटिव का उपयोग करेंगे। तो देखिए एनोड पर हाइड्रोजन ये ऑक्सीजन से क्रिया करती है, बल्कि ऑक्सीजन क्या, यहाँ देखिए OH नेगेटिव देख रहे हैं ना आप, इस OH नेगेटिव से मिलकर H2O बनाएगा। और ये OH नेगेटिव आता कहां से है, मैं यहां लिख देता हूं NaOH से। NaOH हमने वैद्युत अपघट्य के रूप में दोनों इलेक्ट्रोडों के बीच में भरा हुआ था। तो देखिए अब इस समीकरण को बैलेंस करते हैं, तो हाइड्रोजन 2 है यहाँ पर, एक ही हाइड्रोजन हो गया। तो अगर हम जल को बैलेंस करना चाहें तो हमें यहाँ हाइड्रोजन 4 करने पड़ेंगे, इसके लिए हम OH नेगेटिव में 2 का गुणा करा देते हैं। तो देखिए हाइड्रोजन हो गया 4, ऑक्सीजन हो गया 2, और यहाँ पर बैलेंस करना है इस तरफ, तो 2 का गुणा कर देने पर हाइड्रोजन भी बैलेंस हो गया और ऑक्सीजन भी बैलेंस हो गया। अब बात आती है आवेश की, तो इस तरफ का है देखिए -2 और कोई आवेश है नहीं, तो टोटल -2 हो गया। तो इस तरफ हम क्या करेंगे, 2 इलेक्ट्रॉनों को जोड़ देंगे, तो 2e नेगेटिव हो गया। ये हमारा एनोड पर होने वाली अभिक्रिया होगी, जिसको हम कह सकते हैं एनोड अभिक्रिया। क्या कह सकते हैं इसको, एनोड अभिक्रिया। ठीक है, तो एनोड पर ऑक्सीकरण होता है, तो हाइड्रोजन से हमको जल मिला, हाइड्रोजन में ऑक्सीजन जुड़ गया आके, तो इसको हम कहेंगे ऑक्सीकरण, क्योंकि ऑक्सीजन का जोड़ना क्या कहलाता है, ऑक्सीकरण कहलाता है। अब इसके बाद देखिए कैथोड की रिएक्शन बनाते हैं, तो कैथोड पिछले वाले व्यापारिक सेलों में आपने पढ़ा कि जो सेल हमको विद्युत ऊर्जा देते हैं उनमें कैथोड पॉजिटिव होता है, तो हम वही चीज यहाँ पर पॉजिटिव साइन बना लेते हैं। और अगर आप नहीं भी बनाएंगे तो कोई दिक्कत नहीं आएगी, जब आप यहाँ प्लस नहीं बनाना चाहते हैं तो यहाँ माइनस भी ना लिखिए, कोई दिक्कत नहीं होगी इससे। तो अब कैथोड पर क्या होता है, अपचयन, कैथोड पर अपचयन। तो देखिए बच्चों, हमने एक बार हाइड्रोजन के लिए रिएक्शन बना लिया, तो अब दूसरी बार बनाएंगे किसके लिए, ऑक्सीजन के लिए, O2। देखिए पहले वाले रिएक्शन में जल बना हुआ है, तो ये जल का हम इसमें इस्तेमाल करेंगे, H2O, और ये H2O के साथ मिलकर बनाता है OH नेगेटिव। तो ध्यान दीजिए हाइड्रोजन यहाँ पर 2 है, तो 2OH नेगेटिव हमको प्राप्त हो जाएंगे। नेगेटिव OH नेगेटिव कितने मिले हमें संख्या में, वो मिले 2। ठीक, अब देखिए जरा बैलेंस करते हैं, तो हाइड्रोजन यहाँ पर 2 है तो यहाँ 2 है, ऑक्सीजन देखिए 2 है, तो एक तो यहाँ से मिल गया, अब यहाँ से 2 मिल रहे हैं, तो ऐसा कर लेते हैं हम, यहाँ 1/2 कर लेते हैं, तो अब ये 1 रह गया, तो 1 और 1 2, इक्वेशन बैलेंस। अब देखिए आवेश को चेक करते हैं, तो आवेश यहाँ -2 है, तो अब इस तरफ कोई आवेश नहीं है, तो हम क्या करेंगे, इलेक्ट्रॉनों को यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉनों को जोड़ देंगे, तो ये भी संतुलित हो गया। और बच्चों आप लोग जानते होंगे, आपने 11th में पढ़ा है कि जब एक समीकरण में इलेक्ट्रॉन प्रोडक्ट के साथ होता है तो दूसरे में रिएक्टेंट यानी अभिकारक के साथ होता है, तभी तो दोनों को जोड़ने पर वो कैंसिल आउट होंगे। तो ये बात आपको पता है, इसको आपको ध्यान रखना है, इसकी वजह से इन समीकरणों को याद रखना बहुत आसान हो जाएगा। तो इसको हम कह सकते हैं कैथोड अभिक्रिया। और आप लोग समझ पा रहे होंगे ये दोनों अर्ध अभिक्रिया हैं, तो ये अलग से लिख भी लेते हैं अर्ध।
यहाँ पर भी लिख लेते हैं अर्ध। ठीक, एनोड अर्ध अभिक्रिया और कैथोड अर्ध अभिक्रिया भी इनको कहा जा सकता है। अब इन दोनों को यदि हम जोड़ दें तो हमको मिलेगी सेल अभिक्रिया। सेल अभिक्रिया, सेल अभिक्रिया तो जोड़ने पर मिलेगी। चलिए जोड़ते हैं। तो देखिए इलेक्ट्रॉन से इलेक्ट्रॉन कैंसिल हो जाएंगे, कैंसिल कर दिए। अब देखिए 2OH नेगेटिव पहले समीकरण में अभिकारक के साथ है, दूसरे में प्रोडक्ट के साथ है, तो ये भी कैंसिल हो जाएगा। अब देखिए क्या रह गया, हाँ यहाँ देखिए H2O से ये 2H2O इस तरफ जाने पर घटेगा, तो इसको हम कैंसिल नहीं करते हैं, सीधे घटा के यहाँ पर 2 हटा देंगे। तो देखिए इक्वेशन जोड़ने पर क्या मिलेगा हमको, H2 यहाँ तो और कुछ भी है नहीं, प्लस 1/2 O2 प्लस ये H2O है, तो उस तरफ जाने पर ये कम करना है हमको, तो इस तरफ नहीं लिखना है, इक्वल्स 2 से कम कर देंगे 1, तो ये H2O मिला। और ध्यान रखिए चूंकि ये सेल है तो साथ में हमको देगा ऊर्जा, तो प्लस में हम लिख लेते हैं ऊर्जा। तो इस इक्वेशन में हम देख पा रहे हैं साइड प्रोडक्ट क्या निकला, जल। जो इसमें साइड प्रोडक्ट बना हुआ है वह H2O, हम इसका उपयोग पेयजल के रूप में करते हैं। तो ये कोई ऐसा पदार्थ नहीं है कि कोई हानिकारक पदार्थ हमको प्राप्त हो गया। तो इस लिहाज से H2O प्राप्त होना इस सेल के द्वारा काफी महत्वपूर्ण है और इसका उपयोग हम विशेष कार्यों में करेंगे। तो इस प्रकार से ये भविष्य का अच्छा ईंधन हो सकता है जिसका उपयोग पर्यावरण को नुकसान पहुंचाए बिना हम कर सकते हैं। तो इसमें जो H2O बना हुआ है इसके लिए हम निकलने का स्थान और यहाँ बना लेते हैं उसी डायग्राम में। यहाँ से बना हुआ प्रोडक्ट H2O हमको प्राप्त होता रहेगा। ठीक है बच्चों, लास्ट में इस प्रश्न में केवल रह जाता है उपयोग, तो हम यहाँ इस तरफ उपयोग भी लिख देते हैं। उपयोग होगा इसका प्रदूषण रहित ईंधन के रूप में। कोष्टक में हम इसको लिख देते हैं भविष्य का ईंधन, भविष्य का ईंधन। क्योंकि वर्तमान में यदि हम इसको उपयोग में लाएंगे तो बहुत ज्यादा महंगा होने के कारण अन्य जो विकल्प हमारे सामने अभी मौजूद हैं उनकी तुलना में हमको ज्यादा नुकसान होगा। तो विशेष कार्यों में ही इसका इस्तेमाल करेंगे और सामान्य परिस्थितियों में अन्य जो विकल्प हैं ईंधन के उनका उपयोग करेंगे। जैसे कि हमने आपको शुरुआत में बताया था कि इसका उपयोग अपोलो अंतरिक्ष अभियान में किया गया था। तो बच्चों देखिए अभी आपने ये ईंधन सेल पढ़ा। अगर एग्जाम में आपको लिखने को आता है तो आपको केवल इतना ही लिखना है, इसके अलावा कुछ भी लिखने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है। क्योंकि अगर हम बहुत ज्यादा भाषा लिखने के चक्कर में पड़ जाते हैं तो हम उस टॉपिक से संबंधित महत्वपूर्ण बातों को लिखना भूल जाते हैं अथवा वो स्पष्ट हाईलाइट होकर नहीं निकल के आ पाती। तो मूल्यांकन के दौरान जब हमारी कॉपी को जांचा जाता है तो हमें घाटा हो सकता है। इस वजह से हम किसी भी प्रश्न का उत्तर जब लिखें तो उसमें जो चीजें हैं उनको हाईलाइट करने का प्रयास करें। अनावश्यक की भाषा लिखने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। आप लोग बच्चों ध्यान रखिए, आपको बोर्ड एग्जाम देना है और ये महत्वपूर्ण बात है। आप अपनी कॉपी में इन सब चीजों को जब पूरे साल भर लिखने की प्रैक्टिस करेंगे तो बोर्ड एग्जाम के दौरान जो कॉपी आप लिखेंगे उसमें बहुत अच्छा लिख पाएंगे। ठीक है बच्चों, तो अभी आपने इसको ईंधन सेल को पढ़ लिया, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। हाँ तो बच्चों अभी अभी आपने ईंधन सेल को पढ़ा और इसके पहले आप कुछ व्यापारिक सेलों को पढ़ चुके थे। अब इन दोनों की दक्षता की अगर बात करें हम तो थोड़ा सा उसको और लिख लेते हैं। नोट हेडिंग डालेंगे आप लोग, उस नोट के अंतर्गत इस जानकारी को लिख लेंगे अपनी कॉपी में। ऊष्मीय सेल। अब ऊष्मीय सेल क्या होते हैं, जो ऊष्मा को विद्युत में बदलते हैं। और दूसरा है
ईंधन सेल। ईंधन सेल क्या होते हैं? जो ईंधन की दहन ऊर्जा को सीधे विद्युत ऊर्जा में बदलते हैं। तो जो व्यापारिक सेल आपने पढ़े वे सब ऊष्मीय सेल थे, और ये जो अभी अभी आपने पढ़ा ये ईंधन सेल है। तो ऊष्मीय सेल की जो दक्षता है यानी कार्य करने की क्षमता वो होती है 40%, और ईंधन सेल की होती है 70%। तो अगर दोनों में तुलना करें तो ईंधन सेल कार्य प्रणाली के दृष्टिकोण से थोड़ा सा बेहतर होंगे ऊष्मीय सेलों की तुलना में, लेकिन चूंकि कॉस्टली बहुत होते हैं इसलिए हम ऊष्मीय सेलों का उपयोग दैनिक जीवन में अधिकता में करते हैं। ईंधन सेलों का इस्तेमाल विशेष कार्यों के लिए ही किया जाता है। ठीक है बच्चों, तो अब हम अपने चैप्टर के बिल्कुल अंतिम भाग की ओर बढ़ते हैं और पढ़ते हैं। लास्ट टॉपिक है संक्षारण। संक्षारण, कोरिजन। कोरिजन इसको आपने हाई स्कूल में भी पढ़ा होगा। आप लोग जानते हैं कि लोहे में जंग लग जाता है और इस प्रक्रिया में क्या होता है, लोहा ऑक्सीकृत होकर धीरे धीरे नष्ट होने लगता है, और जिस वस्तु में जंग लगता है वो धीरे धीरे खत्म हो जाती है, नष्ट हो जाती है। तो पहले तो इसकी डेफिनेशन को नोट करते हैं हम। निश्चित वातावरण, निश्चित वातावरण की स्वतः एवं मंद, धीमी गति से, मंद का मतलब प्रक्रिया द्वारा धातु की सतह के ऑक्सीकरण, धातु की सतह के ऑक्सीकरण से धातु के नष्ट होने को संक्षारण कहते हैं। संक्षारण कहते हैं, यानी कोरिजन क्या है, धातु के सतह का नष्ट होना। तो आप समझ पा रहे होंगे कि संक्षारण कहां पर होता है, सतह पर। ध्यान रखिए, सतह के भीतर संक्षारण नहीं होता है, सतह पर संक्षारण होता है। एक एग्जाम्पल के द्वारा इसको समझते हैं। आप लोगों ने देखा हुआ है लोहे में जंग लगना, और ये कैसे संपन्न होता है, नम वातावरण में होता है। तो इसको हम ऐसा भी कह सकते हैं कि वायुमंडलीय ऑक्सीजन, ये ऑक्सीकरण लिख लेते हैं, ज्यादा बेहतर रहेगा। ऑक्सीकरण द्वारा लोहे का संक्षारण। तो ये कैसे संपन्न होता है, इसकी पूरी प्रक्रिया को हम समझते हैं। मान लीजिए कोई लोहे का टुकड़ा, ये लोहे का टुकड़ा है, ये खुले वातावरण में रखा हुआ है और बरसात का मौसम है, यानी कि आर्द्रता अर्थात नमी वहां पर उपस्थित है। वायुमंडल में रखा, तो इसके चारों ओर क्या क्या चीजें हो सकती हैं आप देख पा रहे हैं, समझ पाएंगे इस बात को कि वायुमंडल में ऑक्सीजन तो होता ही है, CO2 भी होता है, और ये वायुमंडल नम होना चाहिए, तो यहाँ पर H2O भी होगा। ठीक है,
H2 और O2 ये दोनों आपस में मिलके बनाते हैं H2CO3, जो कि कहलाता है कार्बनिक अम्ल, कार्बोनिक अम्ल इसको कहते हैं, कार्बोनिक अम्ल। ठीक, अब ये जब आयनित होगा, क्योंकि वहां पर H2O मौजूद है, तो इसके आयनन से हमको मिलेगा H+ और HCO3 नेगेटिव। इसका उपयोग इस संक्षारण की प्रक्रिया में किया जाएगा। और क्या इसमें रिएक्शन संपन्न होगी, तो इसको हम रेडॉक्स मेथड से समझने का प्रयास करेंगे। तो ध्यान दीजिए, एनोड पर ऑक्सीकरण होता है। आप लोग इतना तो जानते ही हैं, एनोड पर ऑक्सीकरण होना है। तो यहाँ एनोड की तरह कार्य करता है Fe। तो Fe का होगा ऑक्सीकरण, Fe ये परिवर्तित होगा Fe+2 में, और ये 2 इलेक्ट्रॉन निकालेगा। आप लोग जानते हैं इलेक्ट्रॉन निकलने की प्रक्रिया को हम ऑक्सीकरण कहते हैं। और यहाँ पर देख भी पा रहे हैं कि Fe यहाँ कोई आवेश नहीं है, तो 0 से +2 में परिवर्तित हुआ, तो ऑक्सीकरण हो गया। ठीक है, अब जो वातावरण में उपस्थित ऑक्सीजन है, तो उसका होगा अपचयन। O2 ये कैथोड पर अपचयन, यहां कोष्टक में लिख लेते हैं O2 के लिए। कैथोड पर अपचयन होता है, तो ऑक्सीजन कैथोड की तरह इस्तेमाल में आती है यहाँ पर। और अपचयन का मतलब होता है हाइड्रोजन से मिलना। तो हाइड्रोजन यहाँ H+ के रूप में उपस्थित रहता है, और कहाँ से आता है, देखिए H2CO3 से। इसको भी हमने पहले कुछ देर पहले आपको बताया। तो H+ के साथ मिलकर बनाएगा ये H2O। अब इसको अगर हम बैलेंस करें, तो यहाँ 2 ऑक्सीजन है, तो हमको जल के 2 अणु मिलेंगे, और यहाँ पर हमको मिलेगा, हमको करना पड़ेगा 4H+। तब जाके देखिए बैलेंस हो गया। हाइड्रोजन भी बैलेंस है, ऑक्सीजन भी बैलेंस है। अब इसको बैलेंस करने के लिए हम क्या करेंगे, ये प्लस का 4 है, तो यहाँ 4 इलेक्ट्रॉन को जोड़ देंगे। तो इस प्रकार से एनोड और कैथोड दोनों के इक्वेशन मिल गए। अगर हम इनसे सेल अभिक्रिया बनाना चाहें, तो इसके लिए क्या करेंगे, ऊपर वाले इक्वेशन में हम गुणा करा देंगे। कितने का, 2 का गुणा करा देंगे। तो ऐसा कर लेते हैं, ऊपर वाले को इक्वेशन 1 मान लेते हैं, इसको 2 मान लेते हैं। और इसमें जब हम 2 का गुणा कराएंगे, तो हमको मिलेगा, गुणा करके सीधे ही लिख लेते हैं यहाँ पर 2Fe, यहाँ पर 2Fe+2, और ये सीधा कर देते हैं 4। ठीक है बच्चों, तो जब आप अपनी कॉपी में लिखें, तो इस बात को ध्यान दे लें कि या तो इस समीकरण को आप दोबारा फिर से लिख लें, अथवा इसी में ही करेक्शन कर दें। फिर इसके बाद हमको यहाँ 2 का गुणा करने की जरूरत बाद में नहीं पड़ेगी, ना ही इसको लिखने की जरूरत है। सीधा सामने इसको अप्लाई कर दिया है। अब देखिए 4 इलेक्ट्रॉन यहाँ, 4 इलेक्ट्रॉन यहाँ, तो कैंसिल हो जाएंगे ये। अब इनको जोड़ के लिख देते हैं, तो ये हमको सेल अभिक्रिया प्राप्त हो जाएगी। सेल अभिक्रिया, देखिए क्या 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 है यहाँ पर, 2Fe+O2 + 4H+ इक्वल्स 2Fe+2 + 2H2O। तो ये जो इक्वेशन अभी हमने लिखा, ये लोहे की वस्तु पर संपन्न होने वाली संपूर्ण अभिक्रिया यानी सेल अभिक्रिया का इक्वेशन है, जो कि रेडॉक्स फॉर्म में है। अब यहाँ पर हम देख पा रहे हैं कि हमको Fe+2 मिल गया, लेकिन जंग का ये फॉर्म नहीं होता है, बल्कि वो Fe+3 के रूप में रहता है। तो इस इक्वेशन को हम वायुमंडलीय ऑक्सीकरण के द्वारा बनाते हैं। वायुमंडलीय ऑक्सीकरण,
कहने का मतलब क्या हुआ कि सेल अभिक्रिया में जो हमको मिला ऑक्सीकरण का समीकरण बनाने के लिए थोड़ा सा हम ध्यान दे लें कि हमने जो सेल अभिक्रिया प्राप्त की है उसमें हमको क्या क्या मिला, Fe+2 और ये जल मिला। तो ये तो साथ में रहना ही रहना है, साथ में ऑक्सीजन को और बढ़ाना होगा। तो हम क्या करते हैं, यहाँ Fe+2 एज इट इज लिखते हैं। 2Fe+2 मिला और साथ में क्या मिला, प्लस 2H2O, साथ में ऑक्सीजन को शामिल करना है हमको, इक्वल्स। तो देखिए ये हमको Fe+3 के रूप में मिलेगा और वो बनाता है Fe2O3, जिसमें उपस्थित रहेगा Fe+3। तो +2 से +3 में ऑक्सीकरण हो गया। किसके द्वारा, वायुमंडल की ऑक्सीजन इसमें और शामिल हुई है, तो इसलिए इसको हम वायुमंडलीय ऑक्सीकरण कहेंगे। अब देखिए जरा हाइड्रोजन का क्या होगा, यहाँ हाइड्रोजन जो उपस्थित है वह 4H+ के रूप में बाहर निकल जाएगा। देखिए कितना हाइड्रोजन है, 4 है ना, तो ये 4H+ के रूप में बाहर निकल जाएगा। अब इसको हम बैलेंस चेक कर लेते हैं। तो लोहा देखिए, हम आयरन देखें तो 2 है बैलेंस है, हाइड्रोजन ये 4 है, ये 4 बैलेंस है। ऑक्सीजन को देख लेते हैं तो यहाँ 3 है और हमारे पास यहाँ कितने हैं, 2 और ये 2 4। तो हम क्या करते हैं, O2 में 1/2 का गुणा करा देते हैं, तो ये भी बैलेंस हो गया। ठीक है, तो अब Fe2O3 यानी कि आयरन थर्ड ऑक्साइड हमको प्राप्त हुआ और ये जल से क्रिया करके Fe2O3 प्लस XH2O से मिलकर बना देगा Fe2O3 इंटू XH2O, जिसको हम कहेंगे जल योजित आयरन थर्ड ऑक्साइड। अब थर्ड का मतलब क्या हुआ, यहाँ पर आयरन की संयोजकता 3 है, आयरन पर +3 आवेश है, यानी कि लोहे की ऑक्सीकरण संख्या +3 है। अंग्रेजी में इसको हम कहेंगे हाइड्रेटेड आयरन ऑक्साइड, और यही जंग है, रस्ट। जंग को हम अंग्रेजी में कहते हैं रस्ट, RUST। और इसी के रूप में लोहे की सतह नष्ट होती है। ठीक है बच्चों, तो जंग कैसे निर्माण होता है जंग का, ये आपने समझ लिया। अब आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। हाँ तो बच्चों, अभी आपने संचारण क्या होता है इसको पढ़ा। अब बिल्कुल लास्ट हेडिंग रह जाती है संचारण के बचाव के उपाय। तो अब उसको पढ़ते हैं। संचारण की रोकथाम के उपाय, यानी हम संचारण को रोकना चाहते हैं तो इसके लिए हमें कौन कौन से उपाय कर सकते हैं हम। तो देखिए सबसे पहला आता है जिसको हम लोग करते हैं, धातु की सतह पर पेंट या कोई रासायनिक पदार्थ, एक एग्जाम्पल भी लिख लेते हैं, जैसे बिस्फेनॉल, और भी हो सकते हैं, तो आदि लिख लिया हमने, का लेप चढ़ाकर। पहला हो गया। यदि हम धातु की सतह पर पेंट या किसी रासायनिक पदार्थ का लेप चढ़ा देंगे तो उसकी वजह से धातु वातावरण की नमी, ऑक्सीजन आदि के संपर्क में नहीं आ पाएगी और उसका संचारण रुक जाएगा। दूसरा उपाय होता है, धातु पर
कम सक्रिय धातुओं जैसे Sn, Zn आदि की परत चढ़ाकर, ये कम सक्रिय धातुएं हैं, ये इनका ना तो स्वयं ऑक्सीकृत होंगी और ना ही जिस पर परत चढ़ जाएगी उसको ऑक्सीकृत होने देगी। और तीसरा उपाय होता है धातु पर अधिक सक्रिय धातु की परत चढ़ाकर, जैसे हम कह सकते हैं Fe पर Mg की परत चढ़ाना। तो आप देख पा रहे हैं ECS में Mg ऊपर रखा हुआ है, Fe से मैग्नीशियम अधिक क्रियाशील होगा। तो जब ऑक्सीकृत होने की बात होगी तो मैग्नीशियम ऑक्सीकृत हो जाएगा पहले और लोहे के ऑक्सीकरण का बचाव करेगा। लेकिन इसमें हमको ध्यान ये रखना पड़ता है कि समय समय पर Mg की परत को चढ़ाते रहना पड़ता है, नहीं तो Mg जब पूरा नष्ट हो जाएगा तो फिर आयरन को ऑक्सीकरण होना पड़ेगा और फिर जंग के रूप में इसका संचारण होने लगेगा। इस प्रक्रिया को हम कहते हैं बलिदानी रक्षण, जिसमें एक धातु स्वयं का बलिदान करती है, दूसरी धातु का बचाव करती है। इसका एक और नाम होता है कैथोडिक रक्षण। कैथोडिक रक्षण यानी कि जो एनोड पर उपस्थित धातु है जैसे Fe, उसका बचाव करती है कैथोड वाली धातु, तो इसको हम कहेंगे कैथोडिक रक्षण। और ये लेप चढ़ाने की जो सबसे बेहतर प्रक्रिया है उसको हम कहते हैं वैद्युत लेपन। नोट के अंतर्गत इसको आप लोग लिखेंगे वैद्युत लेपन इलेक्ट्रो प्लेटिंग। अब वैद्युत लेपन में क्या करेंगे हम, तीन चीजें रहती हैं, एनोड, कैथोड और वैद्युत अपघट। हर बार हमने ऐसे ही लिखा होगा, आपको ध्यान होगा ये टर्म आपको याद रखने हैं। तो देखिए एनोड पर हम उस धातु को लेंगे जिसकी परत चढ़ानी है, तो परत के रूप में प्रयुक्त धातु। कैथोड पर लेंगे परत चढ़ाने वाली धातु और वैद्युत अपघट्ट के रूप में लेंगे हम एनोड की धातु का लवण। और ये किस रूप में रहेगा, जलीय विलयन के रूप में रहेगा। ठीक, तो एक डायग्राम के माध्यम से और आसान तरीके से इसको समझते हैं हम। ये हमने एनोड लिया, एनोड होगा प्लस, क्योंकि ये वैद्युत अपघटन कराना है, बड़ी प्लेट से जोड़ देंगे, माइनस प्लस माइनस, ये बैटरी हमने बना दी। तो ये माइनस का जो एंड होगा उससे यानी कैथोड से हम उस वस्तु को जोड़ेंगे जिस पर हमको पर चढ़ानी है। ये हमने इसको वैद्युत अपघट्ट में डिप कर दिया।
और विद्युत प्रवाहित की। तो मान लीजिए हमें ये लोहे की वस्तु है, लोहे की वस्तु, इस पर जिंक की परत चढ़ानी है। तो यहाँ विलयन लेंगे हम ZnSO4 का, जिसमें होगा Zn+2 और SO4-2। हालांकि उसकी जरूरत नहीं पड़ेगी, तो हम उसको नीचे लिख देते हैं। ये विद्युत प्रवाहित होगी तो Zn ये Zn+2 के रूप में विलयन में जाएगा और Zn+2 ये अपचयित होकर कैथोड की वस्तु पर जमा हो जाएगा। तो इस प्रक्रिया को हम कहते हैं वैद्युत लेपन। और यहाँ पर स्पेशली लोहे पर जिंक की परत चढ़ाई जा रही है, तो इसे हम कहते हैं लोहे कोष्टक में आयरन का गैल्वेनीकरण। गैल्वेनीकरण मतलब क्या हुआ? Fe पर Zn की परत चढ़ाना। तो बच्चों आप ध्यान रखिएगा, लोहे की वस्तु पर जंग से बचाव के लिए, बहुत अधिक समय तक जंग से बचाव करने के लिए हम उस पर जिंक की परत चढ़ाते हैं। तो जहां कहीं पर ऐसा निर्माण करना होता है जिसमें लोहे की वस्तु को बाहर रखा जाना है, बड़े बड़े एंगल हैं, तो वहां पर पेंट के स्थान पर जिंक की परत को चढ़ाना ज़्यादा बेहतर होता है। और ऐसे गैल्वेनीकृत आयरन का इस्तेमाल ही बाहर होने वाले निर्माण में किया जाता है। तो बच्चों आज की वीडियो लेक्चर में आपने इस चैप्टर को समाप्त किया। वैद्युत रसायन चैप्टर अब आप लोगों का समाप्त हो गया है। इससे रिलेटेड NCERT के क्वेश्चंस को आप लोग हल करेंगे और अपने पाठ्यक्रम को पूर्ण करते हुए, कोरोना से सावधानी का ध्यान रखते हुए लगातार पढ़ाई करेंगे और अपने साथ पढ़ने वाले अन्य बच्चों को भी इस वीडियो ऑनलाइन क्लासेस के बारे में बताएंगे, ताकि अधिक से अधिक बच्चों का लाभ हो सके और वे भी ऑनलाइन माध्यम से पढ़ाई करके लाभ ले सकें। ठीक है बच्चों, आज की वीडियो लेक्चर में इतना ही। धन्यवाद।